सब मोह माया है। श्री सत्यनारायण गुप्ता अपनी खाट पर पड़े पड़े खांस रहे थे। कोई उनके पास नहीं जा रहा था। मोहल्ले के पंडित जी को जब उनकी बीमारी का पता चला तो मिलने आ गए। हर महीने उसी पंडित जी से सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते थे गुप्ता जी। आखिर उनका नाम भी सत्यनारायण गुप्ता था। गुप्ता जी की बड़ी सी किराना और परचून की दुकान थी। कहते थे उनकी दुकान पे हर छोटी बड़ी चीज़ मिल जाती थी। अच्छी चल निकली थी गुप्ता स्टोर्स, जिसे बाद में उन्होंने गुप्ता एंड सन्स करवा दिया था और अपने दोनों बेटों को भी बिजनेस में शामिल कर लिया था। लेकिन फिर भी शहर के लोग उस दुकान को गुप्ता स्टोर्स के नाम से ही जानते थे। दोनों बेटों की शादी भी हो गई थी। कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे गुप्ता जी। चारों तरफ कोरोना का तांडव फैला हुआ था। पंडित जी आ तो गए गुप्ता जी से मिलने, लेकिन वहाँ का माहौल देखा तो जरा सहम गए। कोई भी उनके पास नहीं जा रहा था। पंडित जी भी दरवाजे के पास ही रुक गए। आखिर कोरोना का डर तो उनको भी था। बस एक गोविंद था जो उनका सच्चा भक्त था। गोविंद नाम भी गुप्ता जी ने ही रखा था उसका। सड़क से उठाकर लाए थे उसे। दरअसल एक बार वो अपने गांव गए हुए थे। जाड़े के दिन थे। सुबह सुबह जब खेत से सुबह की दिनचर्या से निपट कर लौट रहे थे तो सड़क के किनारे एक खड्डे में एक टूटी हांडी में बिना कपड़ों का एक नवजात शिशु करा रहा था। पता नहीं कौन अपनी बेइज्जती के डर से उसे इस हाल में फेंक गया था। इतनी ठंड में भगवान की लीला ही थी कि वो बच गया। गुप्ता जी ने इधर उधर देखकर आवाज लगाई, अरे कोई है क्या? कोई है? देखो ये किसका बच्चा है? गुप्ता जी अपना शॉल उतार कर जल्दी जल्दी उसमें लपेट कर उसे अपने घर ले आए। गांव के एक मामूली डॉक्टर से उसका चेकअप करवा कर शहर ले आए। यहाँ कुछ दिनों में अच्छे से इलाज करवा कर उसे पूरी तरह स्वस्थ कर दिया। लोगों ने कहा अब इसे किसी अनाथालय में दे दिया जाए, लेकिन पता नहीं क्यों गुप्ता जी को उस पर बहुत मोह आ गया था और उसे अपने घर ही पालने की जिम्मेदारी उठा ली और उसका नाम रखा गोविंद। गोविंद भी उनके बच्चों के साथ ही पला बढ़ा। लेकिन गुप्ता जी की पत्नी लक्ष्मी ने पहले ही कह दिया था कि इसे घर में रखना है तो ये एक नौकर की तरह ही रह सकता है। गुप्ता जी मान गए थे। वो तो बस उसे अपनी आंखों के सामने रखना चाहते थे। गोविंद की अभी पिछले साल ही शादी भी करवा दी थी गुप्ता जी ने और अपनी दुकान के पीछे एक रूम बनवा कर उसे रहने के लिए जगह भी दे दी थी। शादी के बाद उसे भी तो अपनी प्राइवेसी चाहिए थी। गुप्ता जी कुछ मामले में बड़े दूरदर्शी थे। वे जानते थे कि गोविंद अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहेगा तो दोनों बहुओं से जरूर कुछ न कुछ खटपट होती रहेगी। यही सोचकर उन्होंने गोविंद के रहने का अलग इंतजाम कर दिया था। गोविंद दिन भर गुप्ता जी की तीमारदारी करता और रात को अपने कमरे में अपने घर में सोने चला जाता, लेकिन अगली सुबह एकदम समय पर हाजिर हो जाता था। गुप्ता जी भी अब ज़्यादातर घर पर ही रहते थे। दोनों बेटे दुकान संभाल रहे थे। पंडित जी ने कहा, अरे कोई पानी दे देता, जजमान को इतना खांस रहे हैं। तभी गोविंद लगभग दौड़ता हुआ गर्म पानी लेकर उनकी ओर लपका। उसने अपने हाथों से घूंट घूंट कर गुप्ता जी को पानी पिलाया। गुप्ता जी पानी पीकर थोड़ा आश्वस्त हुए तो मुस्कुराकर गोविंद की तरफ देखे। कैसा पागल है रे तू, मरने से डर नहीं लगता तुम्हें? देख मेरे सभी अपने चौखट के पार ही खड़े हैं और एक तू है जो मुझ में घुसा रहता है। गोविंद अपने दोनों हाथों में गुप्ता जी का हाथ पकड़कर चूमते हुए बोला, बाबा मर तो मैं उसी दिन जाता जिस दिन आप सड़क किनारे से उठाकर अपने घर नहीं लाते। मेरी एक एक सांस आपका कर्जदार है बाबा। मरने से तो सभी डरते हैं, लेकिन आपकी सेवा करते हुए मरूं तो ये मेरा सौभाग्य है। गुप्ता जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले, एकदम पागल है रे तू, और धीरे से मुस्कुरा दिए। तभी सायरन बजाते हुए एम्बुलेंस के रुकने की आवाज़ आई। एक शोर उठा, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। गुप्ता जी को ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलवा लिया गया था। पंडित जी ने पूछा, एम्बुलेंस कौन बुलाया? उनके बड़े बेटे ने कहा, मैंने बुलवाया है। पंडित जी ने पूछा, अच्छा कौन से हॉस्पिटल में भर्ती करवा रहे हो बेटा? पंडित जी ने सोचा था इतने बड़े आदमी हैं, इनको तो शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाएगा। लेकिन गुप्ता जी के बेटे ने कहा, पता नहीं किस हॉस्पिटल में ले जाएंगे, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जगह नहीं है। सरकारी कैंप लगे हुए हैं, उन्हीं में से किसी जगह, जहाँ भी जगह मिल जाएगी। अरे बहुत मुश्किल से यह सरकारी एम्बुलेंस मिला है, अभी तो इसका मिलना भी मुश्किल है। पंडित जी अवाक रह गए। कैंप में
तो फिर खाना पीना आप लोग भेजोगे ना यहाँ से? क्योंकि सरकारी बीच में ही बात काटते हुए उनके बेटे ने कहा, अरे बाबा, आप समझते नहीं हैं, उधर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, सब इंतजाम सरकार कर रही है। गोविंद गुप्ता जी को खाट पर बिठाकर उनके पैरों में चप्पल डाल रहा था, फिर उनको छड़ी पकड़ा दी। गुप्ता जी एकदम टाइट खड़े हुए और अपनी पुरानी अंदाज में चलने लगे। थोड़े लड़खड़ाए, मगर गोविंद ने अपनी बाहों का सहारा दिया हुआ था। अपने कमरे की चौखट से बाहर कदम रखा। सभी हड़बड़ाकर बहुत दूर खड़े हो गए थे। गुप्ता जी ने देखा उनकी पत्नी साड़ी का पल्लू मुंह में दबाए रोए जा रही थी, जैसे आखिरी बार देख रही हो। बड़ी बहू अपने नवजात शिशु को गोद में लपेटे वहीं किनारे खड़ी रो रही थी। दोनों बेटे बाहर कुछ दूरी पर खड़े थे। छोटी बहू दीवार की तरफ मुंह करके सिसक रही थी। सभी गुप्ता जी को मानो जीते जी ही अंतिम विदाई दे रहे थे। गुप्ता जी का बहुत मन हुआ अपने पोते का मुंह देखने का। अभी कल ही तो अस्पताल से आई थी बहू पोते को लेकर, लेकिन दरवाजे से ही दिखा दी थी बस। एम्बुलेंस वाले स्ट्रेचर लेकर खड़े थे, लेकिन गुप्ता जी ने खुद चलकर एम्बुलेंस में बैठना चाहा। बाहर बरामदे में आ गए। बरामदा दो तरफ से खुला हुआ था। एक गोल पाया था जिसे लाल रंग से पेंट करवाया था गुप्ता जी ने। उनकी पत्नी लक्ष्मी को लाल रंग बहुत पसंद था। कितने शौक से उन्होंने ये बनवाया था और अपनी पत्नी से कहा था, लक्ष्मी, रोज शाम में हम दोनों यहाँ बरामदे में बैठकर चाय पिया करेंगे। उनके चेहरे पे एक मुस्कान बरबस सी तैर गई, मानो अपने आप से कह रहे हों, बच्चों के भविष्य को संवारने में अपने सारे शौक पीछे छूट गए और सीढ़ियां उतरकर एम्बुलेंस की तरफ बढ़ गए। एक बार मुड़कर देखा, लक्ष्मी नारायण कुटीर बड़े बड़े अक्षरों में संगमरमर पर लिखवाया था और खुशी खुशी अपनी पत्नी से कहा था, देखो, तुम्हारा नाम पहले लिखवाया हूं। एम्बुलेंस का दरवाजा भड़ाक से बंद हुआ और सायरन की आवाज के साथ एम्बुलेंस चल पड़ी। गुप्ता जी लेटे हुए थे। गोविंद बगल में बैठा उनके हाथ को अपने हाथों से पकड़े हुए था। अचानक गुप्ता जी ने हाथ छुड़ाया और अपनी जेब से एक रसीद निकालकर गोविंद के हाथ में देते हुए बोले, देख बेटा, मैंने रतन ज्वेलर्स वाले को मुन्ने के जन्म से पहले ही उसके लिए एक सोने की चेन बनवाने को कहा था। यह रसीद उसे देकर सोने की चैन मेरे पोते को दे देना। और गोविंद को वहीं उतर जाने को कहा। गुप्ता जी ने जबरन एम्बुलेंस रुकवाकर गोविंद को उतार दिया। एक सरकारी कैंप में गुप्ता जी को उतारकर एम्बुलेंस चली गई। अब गुप्ता जी एक डॉक्टर के पास गए और पूछा, मेरा बेड कौन सा है? डॉक्टर ने कहा, आपका रिपोर्ट दिखाइए। बोले, रिपोर्ट तो नहीं है। डॉक्टर बोले, तो ऐसे ही आ गए यहाँ भर्ती होने? कोई सदाव्रत बन रहा है? कब टेस्ट करवाए थे? गुप्ता जी ने कहा, टेस्ट तो नहीं करवाए हैं। डॉक्टर फिर बोला, अरे मतलब आपको कैसे पता चला कि आपको कोरोना है? उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे तो एक एम्बुलेंस में बिठाकर यहाँ भेज दिया गया। डॉक्टर ने झल्लाते हुए कहा, जी पागल लोग हैं यार, पहले इनका टेस्ट करो और तब तक कहीं बैठ जाइए। गुप्ता जी जमीन में बैठने की जगह ढूंढने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। कोई इधर दौड़ रहा था, कोई उधर। ऑक्सीजन के सिलेंडर इधर उधर सबको लगाए हुए थे। गुप्ता जी का सैंपल ले लिया गया और टेम्पररी एक जगह बैठने को कह दिया गया। कहाँ बैठते? जमीन पर ही बैठ गए। रात हो गई, रिपोर्ट नहीं आई। पूछने पर पता चला कल सुबह 3-4 बजे तक रिपोर्ट आएगी। अब रात कहाँ गुजारे हैं? वहीं कहीं एक कोने में बिना कुछ खाए पिए बैठ गए। गुप्ता जी की वहीं कोने में सिकुड़ कर बैठे बैठे आँख लग गई। अचानक से वे अपने आप को दुकान में देखते हैं। बहुत भीड़ है दुकान में। सभी अपनी अपनी बातें सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। गुप्ता जी, मुझे दे दो। गुप्ता जी, पहले मेरा लिस्ट का सामान निकलवा दीजिए। गुप्ता जी, ये लीजिए, मेरा पैसा काटिए। पहले मेरा हिसाब जल्दी से बता दीजिए। कोई कुछ बोल रहा था। गुप्ता जी सबका काम जल्दी जल्दी निपटवाने में लगे थे। तभी कुछ लोगों के जोर जोर से बोलने की आवाज़ से उनकी आंख खुल गई। उन्होंने घबराकर आसपास देखा। कहीं किसी मरीज की मृत्यु हो गई थी शायद। अपनी दुकान में रहते हुए वे दिन भर में हजारों बार अपना नाम गुप्ता जी सुना करते थे। तब उन्हें लगता था सारा शहर उनको पहचानता होगा, लेकिन आज चारों तरफ इतने लोगों के बीच उनको पहचानने वाला कोई नहीं था।
वे भी किसी को नहीं पहचान रहे थे। अचानक से ये शहर उन्हें अनजान सा लगने लगा था। जन्म से ही इस शहर में रह रहे थे और 40 साल से पूरे शहर में गुप्ता स्टोर्स का नाम गूंजा करता था। आज वही गुप्ता जी सबके लिए अनजान थे। दूसरे दिन एकदम सुबह 4 बजे ही रिपोर्ट आ गई। वहाँ 24 घंटे काम चल रहा था। पता चला गुप्ता जी को कोरोना नहीं है, मामूली खांसी है। उसकी दवा देकर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। अब गुप्ता जी बड़े असमंजस में पड़ गए, करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं। अब उस घर से मन उचाट हो गया था उनका। सभी अजनबी हो गए थे उनके लिए। अब उन्होंने चारों बगल निगाह दौड़ाई, यहाँ सभी अकेले थे। कोई परिवार या मित्र नहीं था किसी का। गुप्ता जी की तो जैसे ज्ञान की आंखें खुल गईं। क्या लेकर आया है बंदे, क्या लेकर जाएगा, खाली हाथ आना है और खाली हाथ जाना है। सभी अकेले आते हैं और अकेले चले जाते हैं। यही सोचकर गुप्ता जी ने ये शहर छोड़ने का मन बना लिया। गुप्ता जी को शहर छोड़ने के पहले एक बार अपनी दुकान को देखने की इच्छा हुई। अब उनके पैर लड़खड़ा भी नहीं रहे थे। अब उन पर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी, कोई कोई बोझ नहीं था। वो बिल्कुल स्वतंत्र थे। बिना खाए पिए भी वह बड़े शान से चल पड़े अपनी दुकान की ओर। कहीं कोई नहीं था, पूरा शहर सुनसान पड़ा था। कर्फ्यू जैसा लग रहा था। अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ था। कभी कभी कोई एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए तेजी से गुजरती हुई दिख जाती थी। बस अपनी दुकान के सामने पहुंचकर गुप्ता जी ने देखा, दुकान का साइन बोर्ड चमक रहा था, गुप्ता एंड सन्स। गुप्ता जी ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और साइन बोर्ड पर दे मारा। गुप्ता टूट गया। अब केवल सन्स रह गया था। अपने दुकान में लगे ताले को छूकर एक अपनापन सा एहसास किया, फिर उसे चूमा और बिना पीछे देखे वहां से चल पड़े। फिर वे अपनी दुकान के पीछे गए, जहां उन्होंने गोविंद को रहने के लिए एक छोटा सा घर बनवाकर उसका नाम लिख दिया था। एक मोटी रकम का एफडी भी करवा दिया था, जिससे उसे प्रत्येक महीने का खर्चा इंटरेस्ट के रूप में मिलता रहेगा। आज गोविंद अभी तक सोया हुआ ही था। इतना सवेरे उठकर जाएगा भी तो कहाँ। लक्ष्मी नारायण कुटीर में अब था ही कौन उसके लिए। गुप्ता जी ने बाहर से ही गोविंद और उसकी बहू को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए एक लंबी सुनसान डगर पर अनजान यात्रा के लिए। उनके मुंह से एक बुदबुदाहट से निकली, सब मोह माया है। जय श्री कृष्ण।